नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन का शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे बड़ी खबरों के साथ, जहां पर सबसे पहले खबर गैरसैंण से। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन है। पहले दिन राज्यपाल ने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। सरकार निष्ठापूर्वक अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और स्थायी भाव पर राज्य के आर्थिक विकास दर 4.2% है, राज्यपाल का ऐसा कहना है। झाझरा में 134 करोड़ की लागत से साइंस सिटी की स्थापना भी की जा रही है। पौड़ी में यूनिसेफ की सहायता से जेफ 6 ग्रीन एग्रीकल्चर योजना तो बनाई जा रही है। तो उत्तराखंड विधानसभा बजट का आज दिन है और पहले दिन राज्यपाल ने अभिभाषण में सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनवाई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार निष्ठापूर्वक अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्थायी भाव पर राज्य के आर्थिक विकास दर 4.2% है। तो सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनवाई राज्यपाल ने इस दौरान। तो आपको बता दें कि आज बजट सत्र का पहला दिन है और इसी को लेकर आज काफी ज्यादा उपलब्धियां गिनवाई हैं राज्यपाल ने। तो पहले दिन राज्यपाल ने अभिभाषण में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि सरकार निष्ठापूर्वक अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट जिसमें बहुत सी चीज़ें ली गई हैं और बहुत सी चीज़ों को प्रोत्साहन दिया गया है, ये राज्य के लिए बड़ा लाभकारी है और निश्चित रूप में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और भारत आत्मनिर्भर हो और हम लोग जो है लोकल बी वोकल के लिए ये बहुत बजट शानदार बजट है और निश्चित रूप में इससे उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। और हमने देखा है कि जो लोग प्रवासी उत्तराखंडी यहाँ आए हैं वो अपने योग्यता को लेकर के, अपने कौशल को लेकर के उत्तराखंड में काम शुरू कर रहे हैं और निश्चित रूप में उत्तराखंड का जो उत्पाद है, उत्तराखंड की जो चीज़ें हैं अब बुलंदी पर आएंगी और हम आगे बढ़ेंगे। आश्वासन दिया था कि सत्र जनता के हित के लिए और हम जनहित के मुद्दे उठाएंगे। सरकार ने भी पूरी तैयारी के साथ उनका जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन आज जिस प्रकार से महामहिम के अभिभाषण का उन्होंने वॉकआउट किया है, निश्चित रूप से बिना देखे बिना पढ़े तो ये एक लोकतांत्रिक परंपरा के लिए उचित नहीं है। और महामहिम जो वाचन करते हैं वो सरकार का दस्तावेज होता है, इसलिए उस दस्तावेज को ठीक से पढ़कर और उसकी आलोचना समालोचना करना ये अधिकार होता है प्रत्येक सदस्य का। तो उसका उपयोग वो तब करना चाहिए था जब उसको ठीक से पढ़ते और महामहिम के अभिभाषण के समय उसको समझते। तो उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन आज। तो इसी दौरान राज्यपाल ने अभिभाषण में सरकार के तमाम बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनवाई। उत्तराखंड विधानसभा के बजट का आज पहला दिन आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल ने अभिभाषण में सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताई और राज्यपाल ने बताया कि सरकार निष्ठापूर्वक तरीके से अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्थायी भाव पर राज्य की आर्थिक विकास दर 4.2% है। तो राज्यपाल ने उपलब्धियां गिनवाते हुए ये भी बताया कि झाझरा में 134 करोड़ की लागत से साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है और पौड़ी में यूनिसेफ की सहायता से जेफ 6 ग्रीन एग्रीकल्चर योजना भी बनाई जा रही है। तो अपनी सरकार की उपलब्धियां राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान गिनाई। तो पहले ही दिन यानी कि आज जो कि बजट सत्र का पहला दिन है, गैरसैंण में बजट सत्र का आज पहला दिन है, उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन है। तो इसी दौरान उन्होंने राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान अपनी सरकार के तमाम उपलब्धियां गिनवाई हैं। तो फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सुमित सैनी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुमित, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बजट सत्र में क्या कुछ निकलकर सामने आया, किन मायनों में ये खास रहा? बिल्कुल, आज बजट सत्र की शुरुआत हुई है। तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद इसको शुरू किया गया। तो लेकिन विपक्ष ने अभिभाषण का विरोध करते हुए जमकर हंगामा काटा और सदन को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि उन्होंने वॉकआउट किया। भोजन उपरांत ही सदन की कार्रवाई आगे चलेगी। जी सुमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि क्या कुछ सौगातें इस दौरान बजट सत्र के दौरान यहाँ के वासियों को मिल सकती हैं?
बिल्कुल यहाँ के अभी बजट के लिए बहुत सी जो अभी पहले से ही नीतियां चलाई गई थी, तो उनको लेकर बजट में बहुत कुछ मिलने की भी उम्मीदें हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो था अभिभाषण का विरोध जो विपक्ष के द्वारा किया गया, उन्होंने कहा कि बड़ा जो बेरोजगारी है बहुत बड़ा मुद्दा है, और विपक्ष उन्होंने अभिभाषण की कॉपी उनको पहले दे देनी चाहिए थी, उसके चलते विरोध हुआ है। अभी सदन को स्थगित 3 बजे तक के लिए कर दिया गया है कि भोजन के अवकाश के बाद सदन दोबारा स्टार्ट होगा। कहीं ना कहीं इस बजट से सभी को उम्मीदें हैं, और कहीं ना कहीं राज्य के विकास के लिए लगातार कुछ उम्मीदें जताई जा रही हैं। सुमित, देखिए, राज्यपाल ने इस बजट सत्र के दौरान ये भी कहा कि स्थायी भाव पर राज्य की जो आर्थिक विकास दर है वो बढ़ी है, वो 4.2% उसमें आई है। लेकिन तो इसको देखते हुए क्या माना जाए कि किस तरफ उत्तराखंड अब बढ़ चला है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब विकास दर बढ़ रही है। अब उत्तराखंड में लगातार विकास के जो कार्य किए जा रहे हैं। अभी सरकार, क्योंकि राज्यपाल ने अभी सरकार की जो उपलब्धियां गिनाई है और आबकारी के जो लक्ष्य है, नया लक्ष्य भी बताया गया है कि इसको बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है राज्य की, उसको सुधार के लिए भी लगातार प्रयासरत है। उसमें बजट में बहुत सी ऐसी से मुद्दे होंगे, बहुत सी ऐसी चीजें, घोषणाएं होंगी जो बजट में रखी जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास, क्योंकि कोरोना के काल के बाद में अब जो है विकास दर को अब आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत नीतियां बनाई जा रही है। जी सुमित, यानी कि अब ये भी माना जाए कि कई योजनाओं की सौगात भी यहाँ पर सरकार लोगों के लिए दे सकती है इस बजट सत्र के दौरान? बिल्कुल, बजट सत्र के दौरान कुछ बहुत सी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को क्रियान्वित करना है, और बड़ी घोषणाएं भी इस बजट सत्र में देखने को मिलेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो विकास दर थी राज्य सरकार की, तो उसमें कहीं ना कहीं कोरोना काल को देखते हुए स्थिर हुई थी। तो अब विकास जो है लगातार प्रगति पर है, तो उसी को लेकर बजट में बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि आम जनमानस से लेकर तमाम लोगों के लिए इसको बजट में देखा जा रहा है, क्योंकि सभी के लिए बजट में कुछ ना कुछ होगा। और कहीं ना कहीं लोगों को भी उम्मीद है कि बजट में कुछ सबके लिए कुछ ना कुछ निकल कर आए। जी सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और गैरसैंण में बजट सत्र के पहले दिन ही सदन में खूब जोरदार हंगामा देखने को मिला। राज्यपाल के अभिभाषण का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया। तो राज्यपाल के अभिभाषण का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया और विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर लिया। तो विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए सदन से वॉकआउट किया है। तो बजट सत्र का पहला दिन ही हंगामेदार रहा, और हंगामे के साथ ये बजट सत्र का जो पहला दिन है वो शुरू हुआ। और राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान ही कांग्रेस ने अभिभाषण के दौरान, जब राज्यपाल अभिभाषण अपना दे रही थी, तभी उन्होंने जमकर विरोध जताया और विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर भी सदन से वॉकआउट कर लिया। तो राज्यपाल ने वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से डोईवाला की जनता के लिए की गई वाटर एटीएम की घोषणा अब पूरी होने जा रही है। बता दें कि 15 लाख रुपए की लागत वाली 3 वाटर एटीएम मशीन अब जल्द ही लग जाएंगी। एक मशीन डोईवाला ब्लॉक के नजदीक और दूसरी मशीन वहीं ऋषिकेश रोड विक्रम स्टैंड के पास लगाई जाएगी। वहीं तीसरी वाटर एटीएम मशीन डिग्री कॉलेज के नजदीक लगाई जाएगी। तो जिले में अब 3 वाटर एटीएम मशीन लगाई जाएंगी। 3 जगहों पर वाटर एटीएम मशीन लगाई जाएंगी। तो डोईवाला को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र रावत जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी विधानसभा डोईवाला में वाटर एटीएम लगाए। वाटर एटीएम लगाने से जो बाहर से हमारा पर्यटक आता है या स्थानीय लोग जो बाहर से दूर दराज गाँव से आते हैं, उनको स्वच्छ पानी, साफ़ सुथरा पानी मिलेगा और बहुत कम कीमत पर। उसके लिए हम एक बार पुनः उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। बढ़ते खबरों में आगे, रुद्रपुर में किसान महापंचायत का आज आयोजन किया जाना है। बरेली से उत्तराखंड जाएंगे किसान और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इस महापंचायत को संबोधित भी करेंगे। कुछ दिन पहले राकेश टिकैत ने किसानों को निमंत्रण दिया था इस महापंचायत में शामिल होने के लिए। तो कुछ दिन पहले ही टिकैत ने किसानों को निमंत्रण भेजा था।
तो रुद्रपुर में किसान महापंचायत आज होनी है, जिसमें राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इस महापंचायत को संबोधित भी करेंगे। तो भाजपा नेता राकेश टिकैत इस महापंचायत को संबोधित करने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही राकेश टिकैत ने किसानों को इस महापंचायत में शामिल होने का न्योता दिया था, निमंत्रण दिया था। तो बरेली से उत्तराखंड जाएंगे किसान। और आपको बता दें कि ये जो रुद्रपुर में किसान महापंचायत होने वाली है, इसी में शामिल होने के लिए आज बरेली से तमाम जो किसान हैं वो रुद्रपुर पहुंचेंगे, वो उत्तराखंड पहुंचेंगे। तो रुद्रपुर में किसान महापंचायत का आयोजन आज किया जाना है और बरेली से उत्तराखंड आज किसान पहुंचेंगे। तो भाकियू नेता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे इस महापंचायत को। कुछ दिन पहले ही आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने तमाम जो किसान हैं उनको न्योता भेजा था रुद्रपुर आने के लिए। अब रुद्रपुर में किसान महापंचायत आज होनी है और बरेली से उत्तराखंड अब किसान जो है वो पहुंचेंगे। और वहीं अब अगली खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस की प्रदेश सचिव पूनम भगत पार्टी से निलंबित कर दी गई हैं। दहेज हत्या की आरोपी है कांग्रेस प्रदेश सचिव पूनम भगत। तो कांग्रेस की प्रदेश सचिव पूनम भगत को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। दहेज हत्या की आरोपी है पूनम भगत। पूनम भगत पर अपने ही पुत्र वधू की हत्या का आरोप है। मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी से पूनम भगत को निलंबित किया है। तो पूनम की पुत्र वधू यशिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, इसका मामला सामने आया था। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप भी लगाया और पुलिस ने पति शिवम को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो कांग्रेस की प्रदेश सचिव पूनम भगत पार्टी से निलंबित कर दी गई है। दहेज हत्या की आरोपी है कांग्रेस प्रदेश सचिव पूनम भगत और पूनम भगत पर अपनी ही पुत्र वधू की हत्या का आरोप भी लगा हुआ है, जिसके चलते इनको पार्टी से अभी निलंबित कर दिया गया है। तो पूनम के पुत्र वधू यशिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और अब परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप भी लगाया था। और वहीं मामले में संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फहीम तन्हा जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर। तो सबसे पहले तो फहीम, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि आप निलंबित कर दिया गया है पूनम भगत को पार्टी से सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए। देखिए, 24 फरवरी को एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। तो ये पूनम भगत और इनके परिवार, इनकी पुत्र वधू की मौत हुई थी। तो इन्होंने कहा था, पुलिस को जानकारी दी थी कि वो उसने आत्महत्या की है, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। और जो पुत्र वधू यानी जो मृतक के परिजन हैं, उन्होंने इसमें हत्या का आरोप लगाया था, दहेज हत्या की शिकायत की थी उन्होंने। और फिर उसके बाद ये तहरीर दर्ज हुई, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एक तरीके से ये जो चर्चित हुआ पूरा घटनाक्रम, ये बहुत ही दहेज हत्या के रूप में चर्चित हुआ और बहुत संवेदनशील और गंभीर तौर पर ये हुआ। जब इसमें मुकदमा दर्ज हुआ तो पूनम भगत जो सास हैं याचिका की, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। इसको गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस ने इनको प्रदेश सचिव के पद और सदस्यता से कांग्रेस की निलंबित कर दिया है, क्योंकि दहेज हत्या का गंभीर आरोप इनके ऊपर लगा है। तो बहरहाल अभी ये फरार है, क्योंकि इनको तलाश है पुलिस की और पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही है। जो इनका पुत्र है यानी जो पति है, पति के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है, तो वो गिरफ्तार हो चुका है। बहरहाल राजनीतिक गलियारे में काफी इस मामले को लेकर के चर्चा है। पूनम भगत फहीम, वरिष्ठ जी फहीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं अब अगली खबर दिनेशपुर से, जहां पर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वनाथ और उनकी पत्नी और साथ ही पूर्व जिला पंचायत सदस्य मीना विश्वनाथ समर्थकों के साथ आप में शामिल हो गए हैं। तो आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। ग्राम जगदीशपुर में आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी विधायक दिनेश मोहनिया ने आम आदमी पार्टी की जनसभा को संबोधित भी किया और इसी दौरान उन्होंने इनको सदस्यता दिलाई, जिसके बाद पत्रकार वार्ता में दिनेश मोहनिया ने कहा कि उत्तराखंड की राजनीति दो पार्टियों के बीच चलती रही है। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका परिवार में।
तो उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया ने सदस्यता दिलाई आम आदमी पार्टी की और उन्होंने इस दौरान उत्तराखंड की सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि उत्तराखंड की राजनीति दो पार्टियों के बीच ही चलती आई है। उत्तराखंड की राजनीति केवल दो पार्टियों के बीच चलती रही है। जब एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसको हटाने के लिए लोग उससे परेशान होने के लिए भाजपा को वोट कर देते हैं। जब भाजपा की सरकार बन जाती है तो उन्हें लगता है कि ये तो उनसे भी खराब थे और फिर वो लौटकर बीजेपी को वोट देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक विकल्पहीनता यहाँ की राजनीति में है, विकल्प को लोग ढूंढ रहे हैं। और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके का काम दिल्ली में करा है और दिल्ली के लोगों ने उन्हें दोबारा इतना भारी बहुमत दिया है, वो इस वजह से दिया कि उन्होंने 5 साल के अंदर काम करके दिखाया। तो मेरा ये मानना है कि हर उत्तराखंड का निवासी ये चाहता है कि यहाँ पर भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हों, बेहतर स्कूल हों, बेहतर बिजली हो, बेहतर पानी हो, बेहतर रोड्स हों और उनके बच्चों का भविष्य। और जो दिल्ली में सरकार केजरीवाल जी का है, उस सरकार का काम जनता पे केवल जनता के लिए ही काम करते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं। मैं देखने के बाद मुझे अपने आप पे एक गर्व महसूस हुआ कि कभी उत्तराखंड में केजरीवाल जी की पार्टी अगर चुनाव लड़ाएगा तो मैं तन मन से एक सक्रिय कार्यकर्ता होके, एक सिपाही बन के, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होके उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए कि केजरीवाल जी की सरकार आए, और इसी उद्देश्य से मैं अपना पार्टी ज्वाइनिंग किया हूँ आज। और देवभूमि में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।